नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम बायोलॉजी पे, जहां हम आपके लिए कक्षा 11वीं तथा 12वीं की जीव विज्ञान की सारी अध्यायों को पढ़ाते हैं और उनके नोट्स भी आपको बिल्कुल हिंदी में देते हैं। तो अगर आपको 11वीं तथा 12वीं कक्षा के पढ़ाई करनी है या अथवा उसकी नोट्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो अभी जो है हम कक्षा 11वीं को पढ़ रहे हैं। तो आज जो है हम कक्षा 11वीं के पहले अध्याय के भाग 3 को पढ़ेंगे, जो कि है जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, तो जीवों का वर्गीकरण क्या होता है, जीवों में वर्गीकरण करने की क्यों जरूरत पड़ी हमें, जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जीवों का वर्गीकरण, तो जीवों का वर्गीकरण क्यों करना पड़ा हमें, तो जैसा कि हम पहले ही चैप्टर में, इससे पहले वाली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी पर जो अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन तक जीवों की जातियों का पता लगाया जा चुका है। तो इतनी सारी जीवों की जातियों को एक साथ अध्ययन करना नामुमकिन है। हम 1.7 से 1.8 मिलियन तक जीवों की जातियों को एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, हम इनको जो है इनके समानताओं के आधार पे, जो जीव में जो भी समानताएं हैं उनके आधार पे जो उनको वर्ग में बांट दिए। क्या किया, उनका वर्गीकरण कर दिए। जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं, कुछ जीव हैं, कुछ जानवर हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, तो वो मांसाहारी हो गए, वो कार्निवोरस हो गए, तो उनको उस वर्ग में रख दिया कि वो मांसाहारी हैं। कुछ जीव हैं, कुछ जानवर हैं जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, तो उनको जो है घास फूस वाली कैटेगरी में रख दिया, मतलब वो शाकाहारी हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ जीव हैं, तो कुछ जीव जो है ओमनिवोरस होते हैं, मतलब घास फूस जानवर मीट वूट सब खाते हैं, तो उनको जो हम लोग किस में रख दिए, ओमनिवोरस में रख दिया। ठीक है, तो क्या किया, हम उनको वर्ग में बांट दिए। तो उसी तरह से तो उनमें क्या होगा, हमको उनको पढ़ने में आसानी हो जाएगा कि भाई कौन सा, कोई पूछेगा कि कौन सा मांसाहारी जीव है तो हम बता देंगे कि जो मांस खाते हैं, जैसे शेर हो गए, बाघ हो गए, तेंदुए हो गए, ये सब जो मांस खाते हैं तो वो शाकाहारी हो गए। अब कहें सॉरी शाकाहारी नहीं, मतलब मांसाहारी हो गए। और अगर कहेंगे अब शाकाहारी क्या होते हैं, तो भाई शाकाहारी जो है घास फूस जो खाते हैं, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, हिरन हो गया, ये सब घास फूस खाते हैं, ये शाकाहारी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनको वर्गों में बांट दिए तो इनको पढ़ना थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से हम इनको वर्गों में बांट देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं वर्गीकरण क्या होता है। तो जीवों के विभिन्न श्रेणियों को उनके बीच पाए जाने वाले समानता के आधार पर जीवों को श्रेणीबद्ध करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ही पढ़ा कि उनके बीच जो समानताएं पाई जाती हैं उनके आधार पर जब हम जीवों को बांट देते हैं, जीवों को श्रेणीबद्ध कर देते हैं, तो उसी प्रक्रिया को जो है वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, तो प्रत्येक मौजूदा जीव के बारे में विस्तार से अध्ययन करना संभव नहीं है। पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन तक जीव उपलब्ध हैं, जीव की जातियां पाई जा चुकी है, तो उनको एक साथ पढ़ना नामुमकिन है। इसीलिए जो है हमें किसकी जरूरत पड़ी, वर्गीकरण की जरूरत पड़ी। तो जीवों के समूहों में वर्गीकृत करना विभिन्न जीवन रूपों के बारे में जानना आसान बनाता है। अगर हम जीवों को एक समूह में वर्गीकृत कर देते हैं तो विभिन्न जीवों के रूपों के बारे में जानना आसान बनाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका वर्गीकरण कैसे किया, हम लोगों ने वर्गीकरण कैसा किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है जगत आता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में किंगडम कहते हैं। फिर संघ आता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग फाइलम या डिवीजन कहते हैं। ठीक है, फाइलम जो है इंग्लिश में वो जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है, जंतुओं के लिए, जीवों के लिए प्रयोग, और डिवीजन जो है वो पेड़ पौधों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संघ के बाद फिर क्लास आ गया हमारा। ठीक है, फिर गण आया, फिर कुल आया, फिर वंश आया, फिर जाति आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे इनको बांट दिया गया, इनके बारे में थोड़ा और जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं वर्ग, टैक्सॉन। टैक्सॉन जो है एक वैज्ञानिक शब्द है जिसमें जीवों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, टैक्सॉन जीवों को अलग स्तर पर उनके बीच पाए जाने वाले समानताओं के आधार पर अंकित करता है। टैक्सॉन जो है जीवों को अलग स्तर पर उनके बीच पाए जाने वाले समानता के आधार पर अंकित करता है। जैसे यहां देख लेते हैं हम लोग, जैसे स्पीसीज है, जाति है, इसमें जो भी जीव रहेंगे, जो भी इसको वर्ग कहेंगे, एक वर्ग कहेंगे या कहिए टैक्सॉन कहेंगे, साइंटिफिक भाषा, वैज्ञानिक भाषा में जैसे हम लोग यहाँ पढ़ा वैज्ञानिक शब्द जो टैक्सॉन होता है या टैक्सॉन कहेंगे, तो ये जो जाति होता है इसमें सबसे ज्यादा समानताएं पाई जाएगी। इसमें जो भी जीव रहेंगे उनके बीच बहुत ज्यादा समानताएं पाई जाएगी। ठीक है, उनके बीच बहुत ज्यादा देखते हैं सबसे ज्यादा जो समानताएं पाई जाएगी वो कहां पाई जाएगी, जाति, स्पीसीज में जो भी जीवों को रखा जाएगा उनके बीच जो है सबसे ज्यादा समानताएं पाई जाएगी। जैसे हम लोग देखते हैं
शेर हो गए, तेंदुए हो गए, बिल्ली हो गई, तो इनके बीच जो है सबसे ज्यादा समानताएं पाई जाएगी। तो ये सब कहाँ मिलेंगे? जाति में मिलेंगे। उसके बाद उससे जो कम समानताएं पाई जाएगी वो वंश में मिलेंगे। और इनको क्या कहा जाता है? जैसे ये जाति हैं तो इनको वर्ग कहा जाएगा। और साइंटिफिक भाषा जो है, वैज्ञानिक भाषा में जो है, जैसे हमने पढ़ा ना, टैक्सॉन एक वैज्ञानिक शब्द है जिसमें जीवों को वर्गीकृत किया गया है, इसको एक टैक्सॉन भी बोला जाएगा या फिर के वर्ग भी कहा जाएगा। उसी तरह से अब फैमिली में आएंगे तो फैमिली में जो भी जीव पाए जाएंगे उनमें थोड़ी कम समानताएं पाई जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक टैक्सॉन हो गया, एक वर्ग हो गया। उसी तरह से गण एक टैक्सॉन हो गया, वर्ग एक टैक्सॉन हो गया, संघ कह लीजिए वो एक टैक्सॉन हो गया, जगत जो है वो एक टैक्सॉन हो गया। तो ये सारे क्या हो गए? टैक्सॉन हो गए, जो वैज्ञानिक भाषा है। ऐसे हम लोग इसको वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण क्रमबद्धता क्या है? ठीक है, तो वर्गीकरण एकल स्वापन प्रकरण नहीं है, बल्कि इसे पदानुक्रम स्वापन होते हैं। ठीक है, वर्गीकरण जो एकल स्वापन प्रकरण नहीं होता है वो पदानुक्रम स्वाकरण होते हैं, स्वापन होते हैं। ठीक है, जिसमें प्रत्येक स्वापन, जहां पे स्वापन का स्पेलिंग गलत हो गया तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, प्रत्येक स्वापन पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, स्वापन मतलब जिसमें प्रत्येक स्वपन पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, वर्गीय क्रमबद्धता जो है क्या होता है? वर्गीकरण एकल स्वापन प्रकरण नहीं है। ठीक है, वर्गीकरण जो है एक सल स्वापन प्रकरण नहीं है, बल्कि पदानुक्रम स्वापन है। मतलब एक के ऊपर एक को हम लोग समूह में बनाकर रखते हैं। ठीक है, जिसमें प्रत्येक स्वपन पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है, जिसमें जो भी प्रत्येक स्वपन होता है या पद होता है उसको स्वपन जो होता है वो पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पदानुकरण का मतलब क्या होता है? पदानुकरण का मतलब होता है वस्तुओं के एक समूह को दूसरे के ऊपर रखना। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे किंगडम हो गया, संघ हो गया, वर्ग हो गया, गण हो गया, कुल हो गया, वंश हो गया और जाति हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब एक समूह है। तो इसमें क्या किया? हम इनको एक के ऊपर एक को रख दिए हैं। जैसे यहाँ देख लेते हैं, जैसे जाति है तो जाति में सबसे ज्यादा समानताएं पाई जाएगी, तो उनको सब, फिर उनके ऊपर हम वंश को रखे, इसमें जो है इससे कम समानताएं पाई जाएगी। फिर उसके ऊपर कुल फैमिली को रखे, उसके ऊपर कम समानताएं पाई जाएगी। इसी तरह से हम इनको क्रमबद्ध तरीके से रख दिए हैं। ठीक है, देखते हैं वर्गीकरण श्रेणी। ठीक है, तो कुल मिलाकर वर्गीकृत करने की व्यवस्था वर्गीकृत श्रेणियों का एक हिस्सा है। वर्गीकृत करने की व्यवस्था जो वर्गीकरण श्रेणी जो है वर्गीकृत करने की व्यवस्था का ही एक हिस्सा है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम। ठीक है, टैक्सोनॉमी वही हो गया, टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम मतलब हो गया वर्गीकरण पदानुक्रम। ठीक है, तो वर्गीकरण श्रेणियों को एक साथ मिलाकर वर्गीकरण पदानुक्रम का गठन करती है। वर्गीकरण श्रेणियां जो है एक साथ मिलकर वर्गीकरण पदानुक्रम का गठन करती है। अब देखते हैं टैक्सॉन या टैक्सा। यहाँ पे टैक्सॉन का स्पेलिंग फिर से गलत हो गया तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्गीकरण श्रेणी की इकाई का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे रैंक या टैक्सॉन कहा जाता है। टैक्सा जो होता है वो प्रत्येक वर्गीकरण श्रेणी की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे रैंक या टैक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आपने ऊपर देखा कि जैसे इसको हम टैक्सा कहते हैं, ये क्या करता है? प्रतिनिधित्व कर रहा है किसी भी वर्ग का। उसी तरह से जहां पे हमने पढ़ा कि प्रत्येक वर्गीकरण श्रेणियों की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे रैंक या टैक्सॉन कहा जाता है, टैक्सा कहते हैं। ठीक है, टैक्सॉन हम पढ़े। अब हम लोग देखते हैं श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। ठीक है, उच्चतम समानताएं वाले जीवों को एक प्रकृष्ट इकाई में रखा जाता है, जिसे एक जाति कहा जाता है। ठीक, जिसमें सबसे ज्यादा समानताएं पाई जाएगी, उसको कहाँ रखेंगे हम लोग? एक इकाई में रखेंगे, जिसको हम लोग जाति कहते हैं। ठीक है, फिर कई जातियों के समूह को अगली उच्च इकाई में इकट्ठा किया जाता है, जिसे वंश कहते हैं। ये सब चीजें जो लिखी हुई इनको आप लोग लिख लीजिएगा, हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ जाति, ये जाति जो है इसमें सबसे ज्यादा समानताएं पाई जाएगी। इसमें जो भी जीव होंगे उनके बीच सबसे ज्यादा समानताएं पाई जाएगी। उसके बाद उससे कम समानताएं कहां पाई जाएगी? वंश में। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे समानताएं घटती जाएगी। उसके बाद सबसे कम कुल में, फिर सबसे कम, उससे कम गण में, उससे कम वर्ग में, उससे कम संघ में और उससे कम जगत में। ठीक है, तो अब हम लोग एक और रूल देख लेते हैं, इसके रूल क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं उसको। अब एक नियम जो होता है उसको देख लेते हैं। तो अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, ऊपर से पढ़ते हुए नीचे आते हैं तो इसमें क्या होगी? समानताएं बढ़ेंगी। और नीचे से अगर ऊपर जाते हैं तो क्या होगी? समानताएं घटेंगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नीचे से पढ़ना है, नहीं, आपको जब भी लिखना है इसको क्रमबद्ध तरीके से ही लिखना है। आप ऊपर से स्टार्ट कीजिएगा, जगत से, फिर संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, इन सब ये सातों जो है इनको आपको याद रखना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो इनकी समानताएं बढ़ती है, और नीचे से अगर हम ऊपर जाते हैं इनकी समानताएं क्या होती है? घट जाती हैं। ठीक है, समानताएं घट जाती है, समानताएं बढ़ जाती है। अगर ऊपर से नीचे आता है समानताएं बढ़ती है, और नीचे से ऊपर जाते हैं समानताएं घटती है। ठीक है, तो चलिए हम आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं।
बाकी अब हम कल पढ़ेंगे चौथे पार्ट में। चौथे पार्ट में हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि जगत क्या होता है, संघ क्या होता है, वर्ग क्या होता है, गण क्या होता है, कुल क्या होता है, वंश क्या होता है, जाति क्या होता है, इनके बारे में कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगा, आपको ये जो नोट्स मैंने बना के दिया ये आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय।